हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बच्चों लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में अपन ने डिटरमिनेंट्स की बेसिक बातें और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन भी अपन ने कर चुके थे। ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर प्रॉपर्टीज 5A 5B वो थोड़ा सा आप वापस से रिकॉल कर देना, आप उसको रिवाइज कर देना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन कर चुके थे बच्चों, और उसके बारे में प्रॉपर्टीज भी अपन ने डिस्कस कर चुके थे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज नंबर 5A और 5B को भी अपन उसमें रिकॉल कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या है देखो। तो बच्चों आपको एक सारणी दे रखा है 3/3 का, और इसके अंदर अवयव है 1 + a² AB AC AB 1 + b² BC एंड AC BC और 1 + c²। तो बच्चों ये आपके पास 3/3 का सारणिक है, और प्रूफ करवा रहा है कि सिद्ध करो कि दिस बराबर 1 + a² + b² + c²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसको अपन को करना है, तो अपन कैसे करेंगे बच्चों इसको, जो 3/3 का जो सारणिक है इसको हल एक तो अपन जो मेथड यूज में लेते हैं वो वाला, और एक बच्चों अपन किससे करेंगे, ऑपरेशन से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो अपन को किससे करने हैं बच्चों, ऑपरेशन यानी संक्रिया लगाकर। तो संक्रिया लगा के मुझे इसका क्या करना है बच्चों, ये वाला रिजल्ट प्राप्त करना है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 5A क्या बोली थी, 5A क्या है बच्चों, कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी वास्तविक अशून्य संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ा जाए तो प्राप्त नई सारणिक का मान पुरानी सारणिक के मान के गुणा होगा। ठीक है बच्चा, ऐसे कुछ अपने पास प्रॉपर्टीज नंबर 5A थी। अब देखो बच्चा इसमें क्या है अपने पास, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी वास्तविक अशून्य, तो जहां पे अपन करते हैं बच्चों तो ये संक्रिया हो गई अपने पास। तो अपन संक्रिया क्या कर रहा है, अब देखो ये पंक्ति है आपके पास R1 R2 और R3, 3 पंक्ति है बच्चों, R1 R2 R3। यह स्तंभ जहां से भी आपको करना है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया स्तंभ, और ये C3 स्तंभ हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन क्या करेंगे कि किसी भी एक पंक्ति, जैसे मैंने R1 को ले लिया, ठीक है। अब R1 में मैं क्या कर रहा हूं, R1 में मैंने क्या करा, R1 को गुणा करा A के साथ। किसके साथ गुणा करा, A के साथ। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं A R1 के साथ। ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने, अब देखो किसी भी पंक्ति को किसी वास्तविक अशून्य, A यहाँ पे क्या है, वास्तविक अशून्य संख्या है, उससे गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ा या घटाया जाए। ठीक है, जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त। अब जो देखो जैसे मैंने A R1 करा, अब कोई अन्य पंक्ति, तो कोई भी अन्य पंक्ति ले लो, R2 या R3, स्तंभ मत ले लेना, पंक्ति का पंक्ति से, स्तंभ का स्तंभ से। अब मान लो मैंने कोई पंक्ति ले नहीं रहा, मैं तो केवल ये ले रहा हूँ R1 इम्प्लाइज A R1, ठीक है, ये लिख दिया।
अब बच्चों इससे क्या होगा, जैसे मैंने ये किया तो अब जो सानिक बनेगा वो सानिक बोलो कैसे बनेगा, इसको ए से गुणा करेंगे तो a प्लस ए पे घात 3, इसको ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी, इसको ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर सी, यही बनेगा बच्चों। और ए बी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे है, तो ए बी 1 प्लस बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी एंड 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये बच्चों ये हो गया ऐसे कैसे। अब यहां बच्चों देखो R1 R2 और R3 पंक्ति ये हो गई। तो यहां बच्चों अब देखो ये जो सारणिक है ये नया सारणिक आ गया। अब इसका मान कितना होगा, तो बच्चों इसका जो मान होगा उसमें अपन को किसका भाग लगा देना है, जो ए आया ना, अपन ने इसको ए से गुणा किया इस पंक्ति में, तो जो ए आया उसी ए का आपके लगा दोगे, इसमें भाग लगा दोगे। और बच्चों तो नए सारणिक का मान पुराने सारणिक के मान के गुणा होगा। अब देखो बच्चों जैसे इसको अपन देखो अब कैसे रिकॉल करेंगे इस लाइन को, कि जैसे ये पूरे का मान मैंने मान लिया डेल्टा है, इस पूरे का मान कितना है डेल्टा, इसका मान ये 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी बी ए सी, ठीक है, ए बी सो ऑन, इसका ये जो था ना बच्चों इसका मान डेल्टा है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा, R1 को ए R1 के साथ गुणा कर दिया, R1 को ए R1 के साथ गुणा करके किया, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, अब एक डेल्टा डैश आ जाएगा नया, एक डेल्टा डैश आ जाएगा, और वो डेल्टा डैश कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा डैश, मतलब ऐसा कुछ मान आया, क्या आया, a प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। भाई देखो जैसे अपन ने ए से गुणा कर दिया तो अपने हाथ की खेती तो है नहीं बच्चों ये, तो अपन ने तो गुणा कर दिया, अब गुणा करा तो एक नया प्राप्त हो गया, भाई अरेंजमेंट एक नए टाइप का हो गया, तो नई सारणिक प्राप्त हो गई। अब इसका जो मान है वो पुराने वाले के मान में क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिससे आपने गुणा करा उसका फर्क पड़ गया। अब कैसे देखो, अब इसको मैं पुराने वाले की टाइप में लिखूंगा, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या करा अपन ने इसमें 1/a का भाग लगा दिया, ठीक है, यानी ये सॉरी देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा बराबर और अपन ने क्या कर दिया बच्चों इसमें 1/a से दोनों तरफ गुणा कर दिया, ये 1/a से दोनों तरफ क्या कर दिया गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां से a कॉमन लेके तो ये क्या गया, ये पुराना वाला आ जाएगा। ये देखो अपन ने बोला है बच्चों सारणिक में क्या करते हैं अपन, सारणिक में पूरी पूरी पंक्ति या पूरी पूरी एक स्तंभ में से कॉमन आए तो बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसमें 1/a से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहां से R1 में से a कॉमन लेके a से कट जाएगा, तो ये तो पुराना वाला ही प्राप्त हो गया, यानी ये तो डेल्टा बराबर ऐसे लिख लो, डेल्टा डैश अपॉन a बराबर कितना आ गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा डैश अपॉन a बराबर ये पुराना वाला डेल्टा ही आ गया, ठीक है बच्चों समझ आया। तो डेल्टा डैश बराबर a डेल्टा, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ से, तो नए सारणिक का मान पुराने वाले सारणिक के मान के k गुना हो जाएगा, k यानी k क्या है, जो अशून्य वास्तविक संख्या जिससे आप गुना करते हो वो। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड बच्चों, समझ में आया, वापिस से सुन लो, वापिस एक बार समझ लो बच्चों, वंस अगेन। बच्चों देखो किसी भी पंक्ति या स्तंभ को, जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में आप संक्रिया लगा रहे हो, यदि आप उसी पंक्ति को किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हो तो बच्चों आपके पास एक नई सारणिक बन जाएगी, और उस सारणिक का जो मान होगा वो पुराने वाले सारणिक मान जो है उससे k गुणा हो जाएगा, बस k टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यानी देखो तो डेल्टा डैश यानी ये नया सारणिक आ गया डेल्टा डैश और बराबर डेल्टा ए पुराने वाले सारणिक के। अब इसको अपन ने प्रूफ कैसे किया, जैसे मान लो मैंने R1 है, ये मैंने प्रूफ करना भी सिखा दिया बच्चों आपको, जैसे ये R1 है, R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया a R1 के साथ, तो अब ये a से गुणा कर दिया अपन ने इसको, तो बच्चों जब a से मैंने गुणा कर दिया तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये आ गया, ठीक है, R1 पंक्ति R2 R3 ऐसे गया। अब ये नया वाला सारणिक हो गया। अब बच्चों इसका मान, इसके मान, ये जो नया वाला सारणिक है ना, इसके मान को मुझे इसी के मान के बराबर लिखना है पुराने वाले के, तो क्या करूंगा मैं 1/a से भाग लगा दूंगा, ठीक है, इसी के मान को यानी नए वाले सारणिक के मान को। तो ये देखो बच्चों यहां से अपन करेंगे, तो देखो ये जो सारणिक का मान है ये डेल्टा डैश है,
ये क्या है बच्चों अपने पास, डेल्टा डैश है। ठीक है, अब मुझे लाना है क्या, डेल्टा। इस डेल्टा डैश को कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा में, पुराने वाले मान में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें भाग लगा दूंगा ए का, जिससे गुणा करा उसी का भाग लगा दूंगा। सिंपल सी बात है। अब आप बोलो गुरुजी ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप हमको ऐसे ही बोल दो ना कि यदि मैं अंश बटे हर है, अंश बटे हर, यदि मैं अंश में 2 से गुणा करूंगा तो हर में 2 से भाग भी लगाऊंगा। ऐसे ही बोल दो गुरुजी। तो इसका मतलब यदि मैंने एक पंक्ति में ए से गुणा करा तो फिर भाग भी लगा दूंगा। समझ में? अब ये भाग लगाने की कहानी क्यों रची गई सारणिक में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 5A क्या है, यदि किसी पंक्ति, जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हो उसी पंक्ति को यदि आप किसी के से गुणा कर देते हो, के से गुणा कर देते हो, तो फिर आपको उसमें के का भाग भी लगाना पड़ेगा बाहर। ठीक है बच्चों, तब जाके जो पुराना वाला सारणिक है वो ऐसे की ऐसे जो का त्यों बना रहेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई डाउट है? तो ये आपके पास सारणिक है, ये आपके पास डिटरमिनेंट्स है। अब इसमें मैंने क्या करा, R1 में रिप्लेस कर दिया ए R1 के साथ, तो R1 में रिप्लेस किया ए R1 के साथ, तो इसलिए मुझे बटे ए बाहर लगाना भी पड़ेगा पुराने वाले सारणिक के मान को ऐसे की ऐसे बनाए रखने के लिए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है क्या? है डाउट बच्चों? नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों डाउट। ठीक है बच्चों, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी यदि एक से गुणा करे, एक से गुणा करके किसी भी पंक्ति या स्तंभ को गुणा करके जोड़ा या घटा जाए तो सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों बस केवल आपको ये समझना है, इस पूरी कहानी में यदि आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पूरे उसमें संक्रिया वाले कॉन्सेप्ट में आप जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में संक्रिया लगा रहे हो आपको अधिकांश ये याद रखना है कि उसका गुणांक 1 होना चाहिए, तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी पंक्ति या स्तंभ से जो आप जोड़ रहे हो उसको, जिस पंक्ति में, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं 5B, मैंने क्या बोला 5B वाली संक्रिया, देखो बच्चों 5B वाली संक्रिया मैंने बोली आपको कि क्या बोली मैंने आपको कि जैसे मान लो मैंने R1 में क्या लगा रहा हूं, संक्रिया, तो जिसमें मैं संक्रिया लगा रहा हूं जिस पंक्ति में, उस पंक्ति का गुणांक 1 होना चाहिए। उस पंक्ति का गुणांक क्या होना चाहिए, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1 है। अब इस पंक्ति में मैं किसी पंक्ति को जोड़ू, ठीक है, या घटाऊ या गुणा करके जोड़ू, ठीक है, या गुणा करके घटाऊ, जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हो उस पंक्ति का गुणांक 1 है, बाकी दूसरी पंक्ति में कुछ भी हो, 2 से गुणा, 3 से, किसी से गुणा हो, जोड़ो घटाओ, सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। आप ऐसे कैसे उसको लिख दोगे जैसे ये था। अब इसी में जैसे मैंने R1 प्लस R2 कर दिया, तो R1 में R1 प्लस R2 कर दो, इसमें कुछ भी ना तो भाग लगाना है ना डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे रखना है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे R1 की जगह लिख दिया 2 R1 प्लस R2, अब ऐसे कर दिया, तो अब मैंने R1 जिसमें संक्रिया लगा रहा हूं उसका गुणांक 2 है, तो फिर बाहर आपको 2 का भाग भी लगाना पड़ेगा पहले वाले को जो का त्यों रखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये दोनों संक्रिया क्या करती है, अपन को संक्रिया क्या करती है, अपनी हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों अपन क्या करना है, मैंने बच्चों क्या बोला आपको कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करना है संक्रिया की सहायता से, तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, या तो ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ, या फिर पूरी एक पंक्ति को 1 बनाओ, या पूरी एक स्तंभ को 1 बनाओ। ठीक है, जितना ज्यादा आप 0 करोगे उतना ही आपके लिए कंफर्टेबल होता है। तो बच्चों अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन देखता हूँ, 1 1 1 तभी बनेगा जब कॉमन आ रहा हो। तो बच्चों यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है क्या, पंक्ति वाइज देखो, पंक्ति वाइज कोई कॉमन आ रहा है क्या, इस पंक्ति में नहीं आ रहा, इस पंक्ति में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, इस पंक्ति में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा स्तंभ वाइज देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कॉमन बनाने के लिए भी मैं कोई संक्रिया यूज में ले सकता हूं, और इसमें मैं लूंगा प्रॉपर्टी नंबर 5A। कौन सी प्रॉपर्टी 5A कॉमन लूंगा, क्या कौन सी लूंगा प्रॉपर्टी बच्चों, मैंने क्या करा R1 को गुणा करा A R1 के साथ,
ठीक है। अब देखो जिसमें संख्या लगा रहा हूं उसी का गुणांक यदि ए है और जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा देखो तो R1 में अब क्या जाएगा a प्लस ए पे घात 3, यहाँ कितना जाएगा a स्क्वायर b, यहाँ कितना जाएगा a स्क्वायर c। ठीक है बच्चों। अब R2 R3 ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन बच्चों जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हो, जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हो यदि उसका गुणांक 1 नहीं है और कुछ है तो फिर आपको भाग भी लगाना पड़ेगा उसी का। ठीक है, तब जाके ये वाला इसका जो मान 2 आ रहा था तो अब इसका मान भी 2 ही आएगा ऐसा करने पे। आगे बच्चों चलो इसी प्रकार बच्चों मैं क्या करता हूँ R2 में भी रिप्लेस, R2 में भी मैंने संक्रिया लगा दी क्या BR2, यानी मैंने अब दूसरी पंक्ति में किससे गुणा कर दिया B से, तो दूसरी पंक्ति में B से गुणा कर दिया तो कितना जाएगा बच्चों a b स्क्वायर b प्लस के b क्यूब और b स्क्वायर c हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब b से मैंने गुणा करा, जिस संक्रिया में जिस पंक्ति में संक्रिया लगा रहा हूं उसका गुणांक यदि दूसरा है, एक नहीं है अलग है तो उसका भाग भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों a b, ऐसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा c में भी लगाऊंगा R3 c R3, ये लगा दिया c R3। ठीक है बच्चों, तो बोलो कितना जाएगा ये a c स्क्वायर b c स्क्वायर c प्लस c क्यूब। अब बच्चों देखो जैसे ही आपने ये संक्रिया लगाई ऐसे कैसे, जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हो यदि आप उसका गुणांक 1 नहीं रखते और कुछ रखते हो तो और कुछ है ना, तो अब ये जो संक्रिया आई मतलब ये जो सारणिक का मान आया, ये वाला सारणिक का मान और ये वाला सारणिक का मान बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब मैं इनके कोफिशिएंट से भी डिवाइड करूंगा a b c से। अब ये जो पूरा मान होगा ये इसके बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ओके चलो अब कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसे करने से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करने से ये हो गया कि मैं कॉलम वाइज देखो बच्चों, कॉलम में आपको दिख रहा है इस कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में बी कॉमन आ रहा है और इस कॉलम में सी आ रहा है। देखो बच्चों कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने पहले संक्रिया लगाई पंक्ति में और फिर देखा कि कॉलम से कॉमन आ रहा है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। यदि कॉलम में संक्रिया लगा रहे हैं और पंक्ति से कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालो, ऐसा करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करूंगा बच्चों, मैं दूसरी संक्रिया क्या लगाऊंगा। संक्रिया क्या है तो प्रॉपर्टीज है, संक्रिया क्या है कि C1 C2 एंड C3 से A, B, C से कर्मसेव लिख लो बच्चों। ठीक है, तो C1 C2 एंड C3 से कर्मसेव A B C कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ऐसे लगा दोगे बच्चों। तो बोलो बच्चों अब देखो इस C1 से A कॉमन ले लिया, C2 से B कॉमन ले लिया, C3 से C कॉमन ले लिया, तो कितना जाएगा बच्चों A B C वाला जाएगा और A B C ये रहा। अब क्या बचेगा यहाँ बच्चों, यहाँ बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचेगा B स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचेगा C स्क्वायर कॉलम वाइज। यहाँ क्या बचेगा बच्चों B कॉमन आ गए तो A स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर और B कॉमन आ गए तो यहाँ क्या बचेगा C स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा C कॉमन आ गया तो A स्क्वायर B स्क्वायर और 1 प्लस C स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों को, किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को दिक्कत, ओके बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या पूरी पूरी पंक्ति में से, इसमें से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं, इसमें से नहीं, इसमें से नहीं। अब बच्चों देखो कॉमन ना तो पंक्ति वाइज आ रहा है ना कॉलम वाइज आ रहा है, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट बन गया अपने पास क्या कि 1 प्लस इसको R1 में मैं यदि जोड़ता हूं, R1 में क्या जोड़ूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन आने की पूरी चांसेस है। क्या बोला बच्चों ने, देखो मैंने क्या बोला कि यदि मैं R1 में देखो बच्चों किसमें अप्लाई कर रहा हूं, मैं संक्रिया किसमें लगा रहा हूं R1 में, और R1 का गुणांक कितना ले लिया मैंने 1, तो फिर मुझे ना जोड़ना है ना घटाना है, मतलब कुछ नहीं करना, मुझे डिवाइड नहीं करना है, सीधा ऐसे कैसे करूं। R1 में मैंने अप्लाई करा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये संक्रिया लगाई बच्चों ने। ठीक है बच्चों, ये संक्रिया लगाई मैंने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये संक्रिया लगाई, और जिसमें संक्रिया लगाई उसका गुणांक 1 है, तो
तो अपन को कुछ भी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोएफिशिएंट से। आप करोगे तो एक का डिवाइड करोगे तो वो भी ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब बोलो अब क्या जाएगा, R1 में ही लगा रहे केवल, तो R2 R3 तो सेम रहेगा। R1 में किससे R1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, किससे अपन प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इस वाली संक्रिया से। तो बोलो 1 इसकी जगह कितना जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। फिर यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ कितना जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। और R2 R3 ऐसे कैसे रहेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर कितना रहेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। अब बोलो बच्चों R1 में कॉमन आ गया आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, लिख लोगे R1 में से कॉमन लेने पे। अब क्या बचेगा बच्चों अपने पास, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों बोलो लॉटरी लग गई, अरे मेरे प्यारे बच्चों अब तो लॉटरी लग गई ना, 1 1 1 पूरी पंक्ति में आ गया। तो जब 1 1 1 पूरी पंक्ति में आ गया तो बोलो कौन सी संक्रिया लगानी है, स्तंभ वाइज संक्रिया लगाओ। किसमें लगा लो बच्चों, अब संक्रिया क्या लगाओगे आप, C2 में रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1। देखो जिसमें अपन संक्रिया लगा रहे हैं उसका गुणांक एक ही रखा है, ठीक है बच्चों। एंड C3 विल ऑल्सो, मतलब C3 में भी लगा सकते हो क्या, C3 माइनस C1, ठीक है बच्चों। C2 में हटाया C2 माइनस C1, C3 में लगाया C3 माइनस C1। तो बोलो बच्चों जब ये संक्रिया लगाई तो क्या बच जाएगा अपने पास, तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहा। और यहाँ क्या जाएगा बच्चों अपने पास, देखो C1 में कुछ नहीं करा अपने, तो C1 ऐसे कैसे रहेगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, C2 में C2 को अपन ने रिप्लेस कर दिया किससे, C2 माइनस C1, तो 1 में से 1 गए तो 0, 1 प्लस बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गए तो 1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गए तो 0, ठीक है बच्चों। एंड C3 में अप्लाई करा है C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो 1 में से 1 गए तो 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गए तो 0, 1 प्लस सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गए तो 1 बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। देखो अधिक से अधिक अपन ने 0 कर लिया पूरी पंक्ति में, तो अपन बोलो बच्चों कहां से प्रसार कर लो, यहां से प्रसार कर लो, कहां से, R1 से। तो अब अपन क्या लिखेंगे, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर तो बच्चों अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। यहां जब अपन इसका प्रसार करेंगे R1 से तो 1 लेंगे, फिर जिस पंक्ति में आ रहा, जिस स्तंभ में उसके अवयव को छोड़ देंगे, बाकी का मुझे क्या लिखना है बच्चों, सेकंड। तो इस 1 का सेकंड कितना होगा, 1, हाँ इसको गुणा करेंगे माइनस 0 तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से तो 1, तो इसका मान कितना जाएगा बच्चों 1 को इससे गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका RHS बराबर RHS। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें अपनी दोनों प्रॉपर्टी 5A 5B के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको माइंड में एक कॉन्सेप्ट को बैठाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस प्रकार अपन करेंगे। चलो तो अप्रोच क्या होती है बच्चों, संक्रिया लगाने का मेन उद्देश्य है कि मेरे जितने भी ज्यादा पंक्ति है या स्तंभ है उसमें अवयव 0 हो, कैसे ना कैसे 0 बने, अधिक से अधिक, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कॉमन लेके कुछ 1 1 करो, फिर उसको 0 करो, तो ये ऐसे अपन ने। अब कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी हमें कैसे मालूम चले, ध्यान सुनना बच्चों इस लाइन को, कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस R1 में A R1 से गुना करना है, कि इस R2 में B R2 से गुना करना है, फिर ऐसे कुछ कॉमन लेना है, फिर ऐसे करना है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। तो बच्चों आपको भी मालूम चलेगा, लेकिन कब और कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए बेस्ट है जितने टाइम्स आप रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सवाल में पता लग जाएगा कि इसमें अपन को ये वाली अप्रोच लगानी है। और गेट माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों,
इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको दूं और आपके पास प्राप्त हो जाए। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में कैसे अपन को अप्रोच लगानी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो इस बार बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन था। 2020 का बोर्ड का जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन था बच्चों। 2020 में जो आया क्वेश्चन था, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, क्या आया था, 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। ये आपको प्रूफ करना था बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे गुरुजी हमें कैसे मालूम चलेगा, कैसे प्रॉपर्टीज क्या लगानी है। तो देखो बच्चों, आपको मालूम चलेगा किससे, आरएचएस से। किससे मालूम चलेगा बच्चों, आरएचएस से। आरएचएस में बोलो बच्चों क्या है, एक्स वाई जेड। पहले वाले क्वेश्चन में आरएचएस में क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको हिंट मिल गई कि इसमें मुझे एक्स वाई जेड कॉमन लेना है। एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 5A का आह्वान करना है। मैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को किसी से गुणा कर सकता हूं, लेकिन सवाल फिर ये है कि जिससे गुणा करा है उसका भाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स वाई जेड पहले तो देखते कॉमन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। क्या वाई आ रहा है क्या, नहीं। जेड नहीं। क्या कॉलम वाइज आ रहा है क्या, स्तंभ वाइज कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। नहीं कॉमन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, 5A को बुलाना है। किसको बुलाना है, 5A वाली प्रॉपर्टी को बुलाना है। तो 5A वाली प्रॉपर्टी को बुलाना है तो बच्चों कैसे मैंने करा बच्चों, R1 को मैंने बच्चों R1 को 1 अपॉन एक्स R1 से क्या कर दिया बच्चों, गुणा कर दिया। तो बच्चों 1 अपॉन एक्स से गुणा करा तो 1 अपॉन एक्स का भाग भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार बच्चों मैं क्या करूंगा, R2 में भी क्या करूंगा बच्चों, 1 अपॉन वाई R2, और R3 में बच्चों क्या करूंगा, 1 अपॉन जेड R3। ऐसे कर दिया। तो बच्चों जिस गुणांक से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी गुणांक से मैं डिवाइडेड भी करना होगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल से आता है 1 अपॉन एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स का भाग लगाओगे तो क्या जाएगा, ऊपर एक्स आ जाएगा। तो बच्चों देखो पहले तो आप ये कर लो, R1 में 1 अपॉन एक्स का गुणा कर दो, तो 1 अपॉन एक्स गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 R1 में। इसमें क्या जाएगा, 1 को 1 अपॉन एक्स, इसमें 1 अपॉन एक्स। फिर R2 को 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 भाग लगा दिया ना, मतलब गुणा कर दिया ना 1 अपॉन वाई का, और इसमें भी 1 अपॉन वाई। ऐसे बच्चों 1 अपॉन जेड, फिर यहाँ 1 अपॉन जेड, फिर यहाँ कितना जाएगा बच्चों, 1 अपॉन जेड प्लस 1। समझ आया बच्चों। अब देखो ये तो नई सारणी का गया, अब मुझे इसका मान इसी के बराबर रखना है, इसका मान इसी के बराबर रखना है, तो जिस फैक्टर से गुणा करा उस फैक्टर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बच्चों जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, तो ऊपर चला जाएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। कहानी घर घर की आई बस समझ में मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक्स वाई जेड कॉमन आ गए ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों फिर दूसरा इंट क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड भी कॉमन आके बाहर आना चाहिए। तो बच्चों देखो क्या करूंगा, वही इसको देखो बच्चों, R1 में रिप्लेस करूंगा R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ। तो बच्चों देखो जब मैं R1 को रिप्लेस करूंगा R1 तो बच्चों क्या जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। फिर यहाँ भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। फिर यहाँ भी 1 प्लस ये, ठीक है बच्चों। फिर कॉमन ले लोगे आप, तो बच्चों ये पूरी कॉमन आ जाएगा। तो पंक्ति में अब क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। पंक्ति में क्या बन जाएगा बच्चों, 1 1 1 बन जाएगा। और जब एक पंक्ति में 1 1 1 बचता है तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद मैं स्किप कर रहा हूँ इस स्टेप को, बस ये लिखता रहूं एक्स वाई जेड
और जब ये लगाया तो R1 से कॉमन भी आ गया क्या, 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और क्या बचेगा यहाँ 1 1 1, फिर यहाँ क्या बचेगा 1/y प्लस 1/y, और ऐसे बच्चों यहाँ 1/z प्लस 1। ठीक है बच्चों, यही बचेगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें विषुम कॉमन मतलब संकेत लगा देंगे। क्या बच्चों, जब पूरी पूरी पंक्ति में आपको 1 1 दिख जाए तो कॉलम वाइज आपको लगाना है। तो C2 में C2 माइनस C1, इसका गुणांक 1 है जिसमें संकेत लगा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा किसी से भी। एंड C3 में C3 माइनस C1। ठीक है बच्चों, तो ये 2 जीरो जाएंगे, यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग आप करना, तो 1 आंसर आएगा। 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 2020 का 3 नंबर का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन था बोर्ड का। तो इस प्रकार आपको संक्रिया लगा के करना है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो, किसी को दिक्कत है? बच्चों एक चीज और आप ध्यान से समझना कि इसमें यदि वो ऐसे पूछता XYZ 1 प्लस समेशन 1/x, तो भी ठीक है बच्चों, यही है। यानी अपन ये कर सकते हैं कि जो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को बाय सिमेट्रिक में ले सकता हूँ 1/x। ठीक है बच्चों, यानी कोई नंबर दे दिया आपको एलिमेंट, देखो इस वाले में अवयव कितने हैं, XYZ 3 अवयव है, वेरिएबल अवयव। तो जब वेरिएबल अवयव को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, समेशन लगा के 1/x, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल अवयव है इसमें XYZ, उन सबको ऐसे लिख के जोड़ना है। ठीक है, 1/x फिर 1/y फिर 1/z, और उन सबको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन बच्चों यदि मैं इसको ऐसे लिखता, देखो यहाँ ऐसे लिखता, इसी को RHS को मैं ऐसे लिख सकता था पाई x और समेशन 1/x, ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, समेशन समेशन 1/x, ऐसे। ये हो गया बच्चों। अब जेई में यदि मान लो आपको कुछ ऐसा खुरापाती पूछे तो वो आपको ऐसे दे देगा कि ऐसे ना दे के ऐसे दे देगा। कई बच्चों को कंफ्यूज, पता ही नहीं क्या करना है। अरे बच्चों पाई एक्स का मतलब, इसमें क्या है, पाई का मतलब क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल इसमें है, इस सवाल में जितने वेरिएबल है उन सभी को क्या करो, ऐसे फॉर्मेट लिखो, एक्स सिंगल एक्स का ना, एक्स वाई जेड, और पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। तो उनका गुणा करो। तो पहले एक्स लिखा, फिर वेरिएबल वाई है तो उसको भी वाई लिखो ऐसे कैसे, फिर जेड है तो जेड, और इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, फिर 1 प्लस, इसका मतलब क्या है, समेशन का मतलब कि जितने वेरिएबल उनको 1/x 1/y, और फिर उनको समेशन वाला क्या होता है, जोड़ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, और थोड़ा सा और देख लो, यदि किसी बच्चों को इस टाइप में दिक्कत आ रही हो तो। क्वेश्चन तो हो गया ना बच्चे, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए a² प्लस b² प्लस c², तो मैं बच्चों इसको लिख सकता हूँ समेशन a², बस। ठीक है, कितने वेरिएबल इसमें, a b c, 3 ही वेरिएबल की बात होगी, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, a² प्लस b² प्लस c² लिखा है। अच्छा बच्चों, यदि मुझे ऐसे लिखना हो ab प्लस bc प्लस c, अब बोलो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो बच्चों अब मैं इसको क्या लिखूंगा, समेशन ab। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल मतलब 3 है, a b c 3 चर है, अब उसमें से कोई भी 2 चर लेके ऐसे लिखो गुणा करके a b, फिर बाकी के 2 लो b c, फिर बाकी के 2 लो a c, और फिर उनको आपस में क्या करो, जोड़ दो। ठीक है बच्चों, समझ में आया यार? चलो ओके, तो ये चीज आपको समझ में आए। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो बच्चों ये भी आपको सिद्ध करने वाला है, b प्लस c प्लस a प्लस b, q प्लस r प्लस p प्लस q, y प्लस z प्लस x प्लस y बराबर 2 टाइम्स
ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, अब आपको इसको प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS। तो बच्चों अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? तो देखो बच्चों, जब भी आपको प्रूफ करना है तो अब आपको RHS से हिंट लेनी है। किससे हिंट लेनी है? RHS से। क्या है RHS में? 2। इसका मतलब इनको जोड़ने या घटाने पे 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो जो 2 है वो पूरी पूरी एक पंक्ति में मिलेगा या पूरी पूरी एक स्तंभ में मिलेगा, तब जाके वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा। ये हिंट मिल गई बच्चों आपको, काफी है इस हिंट को पकड़ने के लिए। तो बच्चों 2 लाने के लिए मुझे जोड़ने पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, घटाना का तो कोई मिलेगा ही नहीं यहाँ से घटा के जोड़ थोड़ी आएगा बच्चों। ए 2 बार 2a, तो 2 ऐसा कुछ बन सकता है ना बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां से देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही बच्चों ये देखो क्यू आर 2r पी 2p क्यू 2q, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर। तो किस ऐसे जोड़ रहा हूं ना बच्चों मैं, इसका मतलब कॉलम वाइज। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, संख्या लगाऊंगा C1 में, कॉलम 1 में C1 में मैंने क्या लगाया बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी पहले कॉलम का गुणांक कितना है, किसमें संख्या लगा रहा हूं, पहले कॉलम में, उसका गुणांक कितना है? A। उसका गुणांक कितना है बच्चों? A। तो जब 1 है तो आप रिप्लेस कर दो, और उसमें जो भाग आप लगाओगे वो 1 का ही लगाओगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, ओके कोई बात नहीं। तो बच्चों जैसे मैं ये करूंगा तो ये कितना जाएगा, जोड़ने पे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये C1 है ना। ऐसे ये क्या जाएगा, 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। ये क्या जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? और ये कितना जाएगा बच्चों, c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स। साथ ही बच्चों ये कितना जाएगा, a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। अब देखो बच्चों, देखो 2 कॉमन आ रहे हैं, अरे हाँ गुरु जी 2 कॉमन आ रहे हैं, बाहर निकालो। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो a प्लस बी प्लस सी को ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन a। इसका मतलब जो कितने वेरिएबल है आपके पास, a b c, इस वाली लाइन के लिए। अब आप कंफ्यूज जाओगे, गुरु जी इसमें तो कई सारे वेरिएबल है, a b c p q r x y z। तो अब इस समेशन a का मतलब a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? तो बच्चों इसमें एक पंक्ति में, जो आप ये वाली पंक्ति ना, इस पंक्ति में वेरिएबल देखो कितने हैं, a b c, तो समेशन a। ठीक है, तो चलो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये थोड़ी सी बच्चों हाई लेवल मैथमेटिक्स की बातें हैं। चलो कोई नहीं, आपके नहीं आ रहा, बाद में आ जाएगा। गुरु जी अभी हम भी तो लो लेवल के हैं। क्या गुरु जी, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं गुरु जी। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बच्चों, c प्लस r प्लस जेड प्लस एक्स। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया, चलो 2 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, अब मुझे इसको सिंगल सिंगल बनाना है। ये जो 3 कपल, ये 2 ये 2, अब मुझे सिंगल सिंगल करना है। किसमें करना है बच्चों, सिंगल सिंगल। तो सिंगल सिंगल में करना है तो बच्चों ध्यान रहे, देखो रो वाइज तो कुछ नहीं होगा, सब कॉलम वाइज ही होगा। क्या बच्चों, देखो इधर देखो, c प्लस ए, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 1। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से बच्चों। इस कॉलम में देखो, कॉलम नंबर 2 है ना बच्चों, कॉलम नंबर 1 में से मैं घटा दूं कॉलम नंबर 2 को, तो देखो देखो बच्चों क्या लिखो, मैं संख्या लगा रहा हूं कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1, ऐसे लगा लिया बच्चों। तब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स, ये तो जाएगा कॉलम नंबर 1 a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम नंबर 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 माइनस 1 से। तो c प्लस ए, सी को घटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, माइनस के b। फिर इसमें क्या बचेगा, माइनस के q।
फिर इसमें क्या बचेगा माइनस के वाई। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें से इसको घटा देंगे तो ए बी बढ़ जाएगा, क्या बचेगा सी, तो माइनस के सी, इसमें माइनस के आर, इसमें माइनस के जेड। अरे हाँ गुरुजी ये तो यही बचा। अब देखो बच्चों यहां से देखो बच्चों माइनस कॉमन ले लू मैं कॉलम नंबर 2 से, और कॉलम नंबर 3 से भी माइनस कॉमन लू, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है बच्चों, तो कॉलम नंबर 2 एंड 3 से माइनस कॉमन लेने पर, तो जब लेंगे तो माइनस माइनस कितना जाएगा बच्चों प्लस, तो 2 टाइम्स कितना जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसके बाद ये कितना जाएगा बच्चों बी क्यू वाई, माइनस कॉमन ले लिया, और ये सी आर जेड। अब सुनो बच्चों एक लास्ट और अपन लगाएंगे क्या बच्चों, देखो बी क्यू वाई सी आर जेड, बस कहाली अब C1 रह रहा है। C1 में कुछ पोस्टमार्टम करना है, कर लो। C1 में लगाऊ तो C1 ऐसे कैसे, अब इसमें से क्या करूंगा बच्चों मैं C2 को भी घटा दूं और C3 को घटा दूं, तो बच्चों C1 को मैंने रिप्लेस करा, C1 में से C2 और C3 के कोरस्पॉन्डिंग अवयवों को घटा के, तो ये संख्या लग रही है बच्चों, लगाओ। देखो बच्चों जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में संख्या लगा रहे हो उसका गुणांक 1 है, बाकी की कोई भी जो स्तंभ है उसका गुणांक कुछ भी हो, जो उससे गुणा करके जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारणिक के मान में ऐसी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं और एक एग्जांपल से प्रूव भी करा चुका हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो जब ऐसे करूंगा तो बच्चों 2 टाइम्स C1 को रिप्लेस करूंगा डिशुम, तो क्या बचेगा ए पी एक्स बी सी क्यू आर वाई इति सिद्धम। तो बच्चों क्या हो गया ये दिस बराबर दिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। देखो चलो बच्चों अब बात करेंगे बच्चों अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डिटरमिनेंट्स की, जो अपन बात कर चुके बच्चों मैट्रिक्स में सममित और विषम सममित आव्यूहों के सारणिक की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स में कर चुके हैं अपन बच्चों, लेकिन वंस अगेन एक बार फिर से ऐसे रिवाइज करा देता हूँ, सिंपल सी बात है बच्चों। तो देखो तो बच्चों अब बच्चों कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स है कि सर आप ना तो किताब ना प्रॉपर सीट में से कुछ करा रहे हो, तो जो बच्चे यदि ये कह रहे हैं ना कि ना किताब ना प्रॉपर सीट्स में, तो उन प्यारे बच्चों को मैं ये मैसेज दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैं करा रहा हूँ उससे किताब भी हो रही है और उससे सीट के क्वेश्चन भी लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके यदि मन का भ्रम जो है, जिस वहम में आप जी रहे हो उसको निकालो। ठीक है बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ आप वो ही चलेंगे बच्चों, कहीं पे भी चल जाओ। डांस के स्टेप में बच्चों जैसे 1 2 3 4, जैसे आपने कभी डांस सीखा होगा ना, या क्रिकेट सीखा होगा, जो भी बच्चों आपने जो भी गेम आपने सीखा होगा, तो उसके लिए एक स्टेप्स होती है, स्टेप्स को फॉलो करते हो आप। ठीक है, अब उस स्टेप्स में कई कई बच्चे क्या रहते हैं, अरे हम तो पहले बिगर स्टेप के अच्छे डांस कर लेते थे, देसी डांस और डीजे पे बजाओ हम तो ऐसे डांस कर लेंगे खूब सारा। ठीक है गुरुजी क्या ये 1 2 3 4 कर रहे हो ऐसे ऐसे, हमसे नहीं होता, हम तो चलो डीजे खोलो और बेस की आवाज में और खूब अच्छा अपन कर लेते हैं वो। लेकिन बच्चों ये गलत है। ठीक है, उससे आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया ये बात को, आप यदि वही उस लेवल को आप आगे लेके जाओगे या आप अपनी शहर से बाहर निकल के कोई कंपटीशन दोगे उसी डांस कॉम्पिटिटिव में, तो कंपटीशन में सॉरी डांस कंपटीशन में जो आप भाग लोगे पार्टिसिपेट करोगे तो जज आपको तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर देगा वहां से। बच्चों क्योंकि आपको डांस की ABCD तक नहीं मालूम, बस आप अपने ही ढंग से डांस कर रहे हो। ठीक है बच्चों, या आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बच्चों ये जो अध्ययन कराने की जो भी है बच्चों, ये भी एक ट्रेनिंग है। ठीक है, और ये ट्रेनिंग अपन ले चुके हैं बच्चों समझ आए प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको मेरे ऊपर डाउट नहीं करना है। यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सीट के नहीं लग रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर डाउट करना है कि क्या वास्तव में मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। यदि नहीं जा रहा हूं तो फॉलो करो। ठीक है बच्चों, इस टाइप के ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने से आप ये मान लो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहे हैं, साथ में आप यदि सब अपने बुक्स के क्वेश्चन देखोगे
हो सकता है देखो बच्चों पहली बार आप किसी चीज को देखते हो तो आपको थोड़ा डर लग जाता है और ये क्या, ये तो हमारे सर ने करा ही नहीं। लेकिन बच्चों जब आप उसके साथ एक बार डील तो करो, एक बार बैठ के 2 कप चाय तो पियो उसके साथ, आपको खुद को अबे ये क्या है यार, ये तो छोटा सा है मेरे सामने, ये मैं ऐसे डर रहा था इससे, सूट फूट पहन के आ गए यहाँ पे, मैं डर रहा। तो क्वेश्चन के साथ भी यही होता है बच्चों, और आपके साथ भी ये होता है, कोई क्वेश्चन देगा सीट पे, ओह ये क्या हुआ, अरे मेरे प्यारे बच्चों डर क्यों रहा है, पहले उसको कॉपी में लिख तो सही, एक बार लिख के एक बार डील तो कर, कॉन्सेप्ट तो देख, अपना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई। तो किसी बच्चे को कैसे भी यदि ये डाउट आ रहे हैं 2 टाइप्स के, तो उसको निकाल देना मन में से। ये बिल्कुल रीजनेबल डाउट नहीं है आपके, ठीक है, कि बुक के क्वेश्चन नहीं हो रहे या सीट के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ऐसे करने से या तो आप बुक कराओ या आप सीट कराओ। ठीक है बच्चों, सीट के क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आपका क्या काम। हाँ, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, यदि सीट में नहीं मिल रहे हो, यदि किताब में नहीं मिल रहे हो, और उनसे बाहर यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लग रहा है कि सर आपने इस टाइप के मेथड तो आपने कराया ही नहीं, तो आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे एक्सरसाइज 5 में से मैंने एप्लीकेशन छोड़ दी है डिटरमिनेंट्स की, वो अपन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो डिटरमिनेंट्स अब आ रहा है, इसमें कराएंगे एप्लीकेशन स्टडी। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, ये तो है थोड़ा सा प्रवचन। हाँ ठीक है मेरे ओके। तो कई बच्चे तो बोल रहे होंगे अरे गुरु जी, देखो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, सम्मित तथा विषम सम्मित, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयवों का सारणिक। तो बच्चों डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों यहाँ पे देखो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, ए और इसका ट्रांसपोज, ये आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। और विषम सम्मित में क्या होगा, यदि अपन किसी भी अवयव ए को विषम सम्मित अवयव बोलेंगे, यदि उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उसमें माइनस से गुना करे तो वो वही प्राप्त हो जाए, तो ये कहलाती है विषम सम्मित। समझ आया बच्चों, कब मैं किसी वर्ग अवयव को कब सम्मित बोलूंगा, कब विषम सम्मित बोलूंगा, यदि मैं उस वर्ग अवयव का क्या लेता हूँ, परिवृत्त लेता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, और वो उसी अवयव के बराबर आ जाए तो मैं उसे बोलूंगा सम्मित अवयव। और यदि मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ और उसमें नेगेटिव से गुणा करने के बाद बराबर आए, तब उसे मैं बोलूंगा विषम सम्मित अवयव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसकी डेफिनेशन कोडिंग वाइज ये अपन ने लिखी थी। कोडिंग वाइज क्या लिखी थी बच्चों अपन ने, जैसे एक अवयव ए है, इसके एड्रेसिंग लिख देता हूँ A11, A12, A13, ये एड्रेस है बच्चों, एलिमेंट नहीं है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। ये जो आप लिखते हो A11, A12, ये एड्रेसेस होते हैं, किस एड्रेस पे आपको अवयव बैठाना है वो एड्रेस है। ठीक है बच्चों, A11, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एड्रेस है बच्चों। ठीक है अवयव ए का। अब बच्चों इसे यदि अपन सम्मित बोलेंगे तो क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस पे, इस एड्रेस के अवयव जो जितने भी एड्रेस है उन एड्रेस पे स्थित अवयव और नीचे वाले एड्रेस पे स्थित अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, तब तो ये कहलाएगा क्या, सम्मित अवयव। समझे बच्चों, यानी ये वाला जो मान है वो बराबर हो इसके, ये वाला मान है जो बराबर हो इसके, ये वाला मान है जो बराबर हो इसके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ 3 1 है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है। तो क्या बात हो गई बच्चों, क्या बोलेंगे अपन कि ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल, फॉर ऑल, ये किसका सिंबल है बच्चों, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के मानों के लिए ये क्या है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी 1 1 2 2 के लिए तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, 2 2 3 3, तो सब बराबर। अरे यार समय बच्चों जैसे देखो इसको लो आप, तो इसके लिए 1 1 होगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, और इसको लिखोगे तब भी 1 1 होगा, तो A11 आपस में तो बराबर होंगे ही होंगे ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया। और यहाँ पे देखो जैसे A12 इस पे जो अवयव है और A21 उल्टा करके लिखो, इस पे जो अवयव है यदि आपस में बराबर होंगे तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित अवयव। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ।
विषम सम्मित अवयव की बात करेंगे बच्चों, तो विषम सम्मित अवयव में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उसके ऊपर और नीचे अवयव जो बराबर कब होंगे, जब माइनस से गुना हो रहे हो। यानी कैसे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल बिलोंग्स टू आई और जे के लिए, ये वैलिड होता है, ये परिभाषा होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मुख्य विकर्ण की जब बात करूं, फॉर मुख्य विकर्ण के लिए, मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के लिए, मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे जब मैं मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव लूंगा तो उनके एड्रेस पे आई और जे का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी आई बराबर क्या होता है, जे। ठीक है बच्चों, तो अब ये डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए आई आई बराबर माइनस के ए आई आई, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बराबर रखूंगा ना, जे आई बराबर है तो ये माइनस से रह जाएगा, तो बच्चों कितना जाएगा, प्लस का, तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0। ठीक है बच्चों, ए आई आई कितना हो जाएगा, 2 बराबर 0, तो ए आई बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो बच्चों जो विषम सम्मित अवयव जो होता है उसके मुख्य विकर्ण पर स्थित हमेशा जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 0। मुख्य विकर्ण पर स्थित जो भी एड्रेस है उन सभी एड्रेसों पे वे अवयवों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी बच्चों, 0। देखो 0 आ रही है। रिलेटेड में बच्चों समझ में आ गई ये चीजें। ठीक है, अब रही बात बच्चों इसके सारणिक का मान, इसका सारणिक का मान तो आप निकाल लोगे। कैसे सारणिक का मान निकालना है, वो सेम सारणिक ले लो बस ऐसे, A11 A12 जो भी प्रॉपर्टीज लगाई है वो प्रॉपर्टीज लगा के निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सारणिक कर सकते हो बच्चों, सारणिक में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्रसार कर लो या फिर प्रॉपर्टीज लगा के या संक्रिय लगा के आप कर सकते हो। लेकिन बच्चों जब अपन विषम सम्मित अवयव के सारणिक की बात करेंगे तो विषम सम्मित अवयव के सारणिक के लिए अब एक चीज आप देखो, यहाँ से इधर गौर फरमाओ, इसको देखो बच्चों, ये विषम सम्मित की कंडीशन है, ये भी मैं आपको बता चुका बच्चों। जब मैं इसमें सारणिक लगाऊंगा तो सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एक पे टी, सारणिक ये लूंगा। फिर बच्चों सारणिक ऑफ ए बराबर इसको लिख सकता हूँ -1 और ए ऑफ टी सारणिक, ऐसे। अब बच्चों मैं क्या जानता हूँ, मैंने आपको सिखाया कि के ए का सारणिक यदि मुझे लेना है जहां के कांस्टेंट नंबर होता है, तो जब मैं इसको के और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका मान लो n ऑर्डर की है, तो के पे घात n और सारणिक ऑफ ए, ऐसे होता है बच्चों। ये प्रॉपर्टी सिखाई है मैंने आपको। तो बच्चों सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे तो -1, और ऑर्डर कितना है, जितना ऑर्डर है वो ऑर्डर लिखेंगे, तो n ऑर्डर का है तो n ऑर्डर लिखो। ठीक है, ऑफ ए टी ऐसे लिखो बच्चों। फिर उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई बच्चों आपको, किसी भी आव्यू के सारणिक का मान और उसके परिवृत आव्यू के सारणिक का मान, यानी एक आव्यू ए है जिसके सारणिक का मान और उस आव्यू का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसके सारणिक का मान दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है बच्चों। तो यहां से कितना जाएगा, सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू -1 पे घात n सारणिक ऑफ ए, डिंग डंग डिंग डुंग डिंग, ऐसा आ गया बच्चों। अब सुनो बच्चों, अब इसमें क्या होगी कि कहानी की शुरुआत यहां से रची जाएगी। यदि बच्चों n क्या है, विषम है, n क्या है, विषम है, तो बच्चों जब n विषम होगा तो सारणिक ऑफ a इज इक्वल टू -1 पे घात विषम सारणिक ऑफ a। तो बच्चों किसी पे भी घात माइनस पे घात विषम है तो क्या रहता है, माइनस, तो क्या रहता है माइनस, और सारणिक ऑफ ए माइनस सारणिक ऑफ ए इधर जाएगा तो प्लस के, तो 2 टाइम्स सारणिक ऑफ ए बराबर 0, तो इसका मतलब सारणिक ऑफ ए बराबर कितना होगा। तो बच्चों ये क्या है, आपको क्या बोल रहा है ये कि कोई आपके पास विषम सम्मित अवयव है, आपके पास क्या है, एक विषम सम्मित अवयव है जिसका ऑर्डर कैसा है, विषम है। एक विषम सम्मित अवयव है जिसका ऑर्डर क्या है, आपके पास विषम है, तो उसके सारणिक का मान कितना होगा, 0। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, अपने क्या बोला कि एक ऐसी विषम सम्मित अवयव जिसका ऑर्डर यदि विषम है तो उसके सारणिक का मान डेफिनेटली क्या होगा, हमेशा 0 होगा, तो ये 0। लेकिन जब n सम है, लेकिन जब n क्या है बच्चों, सम है, दूसरा केस जब n सम है तो माइनस पे घात सम हो
माइनस पे घात सम हो तो क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा सानिक ऑफ ए बराबर सानिक ऑफ ए, तो ये तो बराबर होगा RHS बराबर RHS। इसमें RHS बराबर RHS कब होगा जब केवल और केवल सानिक का मान क्या हो 0। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ सानिक का मान आएगा जो आप निकालो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों अपने पास 3 टॉपिक और रह गए सारणी के, कि अपन को सारणी की क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सारणी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सारणी का समेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो अपन बाकी रह चुके बच्चों सारणी में। तो बच्चों अब आप किताब उठा के क्वेश्चंस करने लग जाना, सारणी के भी एक्सरसाइज 4 आपसे बनने लग जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो आप पूछना। साथ में जो मैंने आपको सीट दी है बच्चों, वो सीट के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।